हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दस्ती एजुकेशन। आज की वीडियो में हम सहसंयोजक बंध के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जाना था और उसमें कौन कौन से बंध बन के उसके बारे में डिस्कस किया था। ये था हमारा आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम सहसंयोजक बंध के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और मेरी थोड़ी सी हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब जो आपकी वीडियो आएंगी वो रेगुलर आएंगी और हम बहुत ही स्पीड से सारा कोर्स कवर करेंगे। और साथ ही साथ CTET UPTET की भी बहुत जल्दी ही क्लासेस रेगुलर होने लगेंगी। रेगुलर क्या, कल से आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट वाली वीडियो मिलेंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए ज़रूर, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग है हमारी सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। सन 1916 ईस्वी में G.N. लुईस ने समान विद्युतीय प्रकृति वाले परमाणुओं विद्युत धनायन विद्युत ऋणायन के संयोजन को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके आधार पर हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2 आदि के अणुओं का निर्माण और मीथेन CH4, एथेन C2H6 आदि कार्बनिक यौगिकों की संरचना को स्पष्ट किया जा सकता है। सहसंयोजकता के अंतर्गत आपस में क्रिया करने वाले दो परमाणुओं में से प्रत्येक परमाणु अपनी निकटतम अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। केवल हाइड्रोजन अणु के निर्माण में इनकी बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों में आधे इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के तथा आधे इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के होते हैं। साझे के इन इलेक्ट्रॉनों पर 2 परमाणुओं का समान अधिकार होता है तथा साझे के इलेक्ट्रॉन नाभिकों में समान दूरी होती है। इलेक्ट्रॉनों के इस साझे के फलस्वरूप परमाणु के बीच जो बंध बनता है उसे हम सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अतः सहसंयोजक बंध का निर्माण 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्मों इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बनने से होता है। चूँकि सहसंयोजक बंध के परिणाम स्वरूप बड़े परमाणुओं पर कोई आवेश नहीं होता है, अतः इनको अध्रुवीय नॉन पोलर या अनआयनिक या नॉन आयोनिक बंध भी कहते हैं। जब दो समान या असमान परमाणु के मध्य परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और साझे के पश्चात दोनों परमाणु अक्रिय गैस के समान विनिमय धारण कर लेते हैं और तो इस साझे के फलस्वरूप बने बंधों को सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब 2 समान परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंध में समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों परमाणु के नाभिकों का समान आकर्षण होता है, तब बनने वाला बंध अध्रुवीय सहसंयोजक बंध या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। उदाहरण H2, O2 एंड Cl2 आदि के परमाणु के बीच बंध अध्रुवीय होता है। इसके विपरीत जब 2 असमान परमाणुओं के मध्य बने सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है तो कम ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। फलस्वरूप ध्रुवीय यौगों के समान व्यवहार करने लगता है। अतः ऐसे यौगों को हम ध्रुवीय संयोजक तथा इन बंध को ध्रुवीय संयोजी बंध पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उदाहरण HCl H2O NH3 में सहसंयोजी बंध ध्रुवीय बंध होते हैं।
जब यह साझा एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है तो उससे बने बंध को हम एकल संयोजी बंध कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन देकर परस्पर साझेदारी करते हैं तो हम उसे द्विसंयोजक बंध डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझेदारी करते हैं तो त्रिसंयोजक बंध या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन संयोजक बंधों को क्रमशः 1, 2 और 3 रेखाओं से व्यक्त करते हैं। सहसंयोजक बंध द्वारा बने यौगिकों को हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। संयोजक अणु के विनिर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु साझे के लिए जितने साझे इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि सहसंयोजक अणु के निर्माण में किसी तत्व का एक परमाणु साझे के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की सहसंयोजकता कहलाती है। ठीक है। हाइड्रोजन का एक परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए देता है तथा संयोजक बंध बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन की संयोजकता क्रमशः 2, 3 तथा 4 है। सहसंयोजक यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं, उनको देख लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनते हैं और किन किन में बन जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला उदाहरण है हमारा हाइड्रोजन के अणु का बनना। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी पहली कक्षा ही बाहरी कक्षा होती है, इसलिए स्थायी स्थिति प्राप्त करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, मतलब इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयुक्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन का अणु बनते समय क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, इसलिए हाइड्रोजन अणु में एकल संयोजक बंध पाया जाता है। इसमें दिया गया हाइड्रोजन परमाणु है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक साझेदारी करके और आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। और इसमें एकल संयोजक बंध बनना है, इसलिए इसको हम सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है। ठीक है। अगला उदाहरण है हमारा ऑक्सीजन के अणु का बनना। तो ऑक्सीजन के अणु को बनने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसा कि उदाहरण में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसके आयतन कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकटतम अक्रिय गैस नियॉन 2,8 का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन के आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इससे 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके पूरा करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऑक्सीजन अणु में द्विसंयोजक बंध बनता है। ठीक है। तो देख लीजिए ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो इन दोनों में 2 की कमी है, दोनों जन एक दूसरे से साझा कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेंगे और हमारा बन जाएगा O डबल बॉन्ड O, मतलब O2। ठीक है। अगला उदाहरण है हमारा नाइट्रोजन के अणु का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसकी आयतन कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु अपने 3 इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करके अपनी निकटतम अक्रिय गैस नियॉन का स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन अणु में त्रिसंयोजक बंध ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन परमाणु में बाहरी कोश में 5 होते हैं, तो ये क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और N ट्रिपल बॉन्ड N या N2 बनाते हैं। ठीक है। जल के अणु का बनना। जल के अणु कैसे बनता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु परस्पर मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा करके ऑक्सीजन के स्थायी कक्षा में 8 और अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाता है।
इसमें कहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु परस्पर मिलकर जल का अणु बनाता है। हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु के साथ साथ एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर ऑक्सीजन की भारियों कक्षा में 8 और अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का दोनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास तय हो जाता है, जल का अणु बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर ले रहे हैं, दोनों साझा कर ले रहे हैं, तो इनका हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर हमारा बन जाएगा वाटर। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा कर ले रहे हैं और हमारा बन जा रहा है H2O, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं मीथेन के अणु का बनना। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन परमाणु क्रमांक 6। इसकी भौतिक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निकटतम अक्रिय गैस नियन का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसका एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसकी भौतिक कोश 6 में कितने होंगे? 4। तो ये इसका देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्बन के चारों तरफ आपके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसका एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? CH4 होता है आपका मीथेन का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 4। कार्बन एक हाइड्रोजन को चारों तरफ लगा दिया हमने, फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर ले रहे हैं। तो 4 कार्बन के भौतिक कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के एक एक करके सहयोग करके वो क्या बना रहे हैं? CH4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला कि सहसंयोजक बॉन्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सहसंयोजक यौगिक अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल होता है जो दुर्बल बल है। फलस्वरूप ये द्रव या गैसीय अवस्था में होते हैं, परंतु इसकी ठोस अवस्था उच्च अणुभार के कारण है। इनके अणुओं में परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, ये यौगिक इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझे से बनते हैं, इसलिए इनका आयन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है आयनित ना होने के कारण ये जल या आयनित विलायकों में विलय होते हैं, परंतु कार्बन विलायकों में ये विलय होते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है सहसंयोजक यौगिक अधिकतर वाष्पशील होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सहसंयोजक यौगिक समानांतर द्रव या गैसीय अवस्था में रहते हैं, परंतु अणुभार अधिक होने पर ठोस अवस्था में मिलते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक विद्युत संयोजक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल बल होता है। 6 पॉइंट है ये यौगिक समवायता आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। 7 पॉइंट है हमारा सहसंयोजक बंधों की प्रगति दिशात्मक डायरेक्शनल होती है तथा सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं की एक विशेष ज्यामितीय आकृति होती है। उदाहरण का एसिटिलीन का अणु रेखीय लीनियर, जल का अणु एंगुलर तथा अमोनिया का अणु पिरामिडल होता है। ये इसमें देख लेते हैं विद्युत संयोजक तथा सहसंयोजक यौगिकों में अंतर, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये किस प्रकार किस विधि से बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बनाने की विधि। इलेक्ट्रॉन के स्थान बनाने की विधि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। ठीक है, सेकंड है संयोजक यौगिक में क्या है, 2 परमाणु के बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। सेकंड पॉइंट है विलयता, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय तथा अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक में है ये ध्रुवीय विलायकों में अविलय तथा अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। थर्ड पॉइंट है गलनांक तथा क्वथनांक, इनके गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं और सहसंयोजक यौगिक में इनके गलनांक तथा क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। फोर्थ पॉइंट है विद्युत चालकता, ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब सहसंयोजक योजक
यौगिक जो हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं। 5th पॉइंट है बंधन की प्रगति। इनके बंध कमज़ोर होते हैं और सहसंयोजी यौगिक के बंध दृढ़ होते हैं। 6 पॉइंट है समवायता। ये यौगिक समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक जो है समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं और सहसंयोजक यौगिक ये यौगिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। 7 पॉइंट है आयनीकरण। ये यौगिक जल में आयनित होकर विपरीत आवेश वाले आयन देते हैं, जैसे NaCl रिवर्सिबल एरो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये यौगिक सहसंयोजक ये यौगिक जल में अथवा किसी अन्य विलायक में आयनीकृत नहीं होते हैं। 8 पॉइंट है वाष्पीकरण। वाष्पशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक अधिकतर अवाष्पशील ठोस होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक ये यौगिक अपेक्षाकृत अधिक वाष्पशील होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड NaCl तथा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आदि जो हैं विद्युत संयोजक यौगिक के उदाहरण हैं। और सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तथा डर्ल तथा मीथेन आदि ये सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण हैं। अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होता है। किसी तत्व के गुण उसके परमाणु के गुण होते हैं और परमाणु के गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। उत्कृष्ट गैसों की अतिरिक्त प्रगति में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बनाते हैं। अणु में परमाणु के बीच एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है और जो परमाणु को परस्पर बांधे रखता है। इस आकर्षण बल को हम रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्ड कहते हैं और इस क्रिया को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक आबंधन की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक आबंधन की परिभाषा निम्नलिखित है। सबसे पहला है किसी अणु में परमाणु के परस्पर बांध कर रखने वाले बल को हम रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्ड तथा इस क्रिया को हम रासायनिक आबंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट है परमाणु अथवा अणु जिस आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं उन्हें हम रासायनिक आबंधन कहते हैं तथा रासायनिक आबंधन बनाने की परिघटना को हम रासायनिक आबंधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न परमाणु जिन परमाणु जिस पर बल द्वारा परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं उस बल को हम रासायनिक आबंधन या बंध या केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक आबंधन या केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक जो केमिकल बॉन्ड जो बनती है उसका रीज़न क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही रासायनिक सहयोग करते हैं। अणु एक स्थायी अवस्था है जबकि परमाणु अस्थायी, क्योंकि परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र नहीं रह सकते। किसी भी निकाय या तंत्र सिस्टम के लिए अत्यधिक स्थायी स्थिति वह होती है जिसमें वह उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। परमाणु के बीच आबंधन या बॉन्डिंग भी ऊर्जा में कमी के नियम पर आधारित है। स्वतंत्र परमाणु की और ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए अकेले स्वतंत्र परमाणु के बीच अणु स्थायी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा में कमी होना और स्थायित्व को प्राप्त करना ही दोनों परमाणु के बीच रासायनिक सहयोग तथा रासायनिक आबंधन बनाने का वास्तविक कारण है। उदाहरण है, हम दो हाइड्रोजन परमाणु के निकाय पर विचार करते हैं। जब ये दोनों परमाणु अकेले होते हैं तो उनकी कुछ ऊर्जा अधिक होती है, परंतु जब ये संयुक्त होकर एक हाइड्रोजन परमाणु बना लेते हैं तो अणु अवस्था में इनकी ऊर्जा बहुत कम होती है। जैसे H+H तो हमारा बनता है हाइड्रोजन इसका अणु और इसकी ऊर्जा होती है 433 किलो जूल। अर्थात जब दो हाइड्रोजन परमाणु संयुक्त होकर एक हाइड्रोजन अणु बनाते हैं तो वे 433 किलो जूल ऊर्जा प्रति मोल बाहर निकाल देते हैं। इससे अणु अवस्था में कुछ ऊर्जा कम होती है। इस ऊर्जा को हम आबंधन ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं तथा अणु अवस्था एक स्थायी अवस्था है। कॉर्सेल और लुईस ने स्वतंत्र रूप से बोह्र सिद्धांत प्रकाशित होने के बाद 1916 में रासायनिक आबंधन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग प्रस्तुत की। इस सिद्धांत को सजगता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी कहते हैं।
क्योंकि ये सिद्धांत परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तथा सजगता कोष वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित है। रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार परमाणु के परस्पर सहयोग करने की प्रगति उनमें अपने से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण होती है। सहयोजी परमाणु के बाह्यतम कक्षा अपूर्ण होती है। किसी तत्व की रासायनिक गतिशीलता के लिए उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। चूँकि अक्रिय गैसों के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है और वे एकल परमाणु अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यह स्थापित करता है कि अन्य तत्वों के परमाणु निकटतम अक्रिय या निष्क्रिय गैसों के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ही परस्पर रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। निष्क्रिय गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी के शून्य वर्ग समूह के तत्व उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस या निष्क्रिय गैसें इनर्ट गैसेस कहलाते हैं। जैसे ये तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन हैं। एक परमाणु अणुओं के रूप में पाए जाने वाले अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, अर्थात ये रासायनिक बंध नहीं बनाती। रासायनिक संयुग्म में परमाणु के केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इनका स्थायित्व और अक्रियशीलता इनके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अक्रिय गैस और उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम देखते हैं हीलियम। हीलियम का प्रतीक होता है He और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। K सेल में या N=1 होगा 2। L सेल और M सेल और N सेल और O सेल और P सेल खाली रहते हैं, क्योंकि एक परमाणु क्रमांक जिसका 2 है और तो उसके K सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है 2 और सजगता इसकी 0 है। नियोन का परमाणु क्रमांक है 10 और इसकी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और सजगता हो जाएगी 0। आर्गन का परमाणु क्रमांक है 18। इसकी K सेल में 2 है और L सेल में 8 और M सेल में 8, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और सजगता हो जाएगी 0। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक है 36 और उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 8 और M सेल में 18 और N सेल में इसके 8 हैं, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गई 8 और इसकी सजगता हो गई 0। इसी प्रकार जीनॉन का परमाणु क्रमांक है 54। इसकी K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 18, N सेल में 18, O सेल में 8 हो जाएंगी और संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और इसकी सजगता हो जाएगी 0। रेडॉन का परमाणु प्रतीक है Rn और इसका परमाणु क्रमांक है 86। K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 18, N सेल में 32, O सेल में 18 और P सेल में 8। इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 और इसका सजगता हो जाएगी 0। इन गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है कि हीलियम को छोड़कर सभी निष्क्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल हीलियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम अष्टक ऑक्टेट कहते हैं। इस प्रकार जब किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है या अष्टक पूरा हो जाता है तो परमाणु स्थायी हो जाता है। अक्रिय गैसों के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के परमाणु में अपने निकट के अक्रिय उत्कृष्ट गैस तत्व जैसे स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के कारण ये परमाणु एक दूसरे से सहयोग करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक बंध बनाते हैं। रासायनिक आबंधों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: विद्युत संयोजी आयनिक आबंधन, सेकेंडरी संयोजक आबंधन या तथा उपसंयोजक आबंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले देख लेते हैं विद्युत संयोजी बॉन्ड या आयनिक आबंधन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। असमान परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनते हैं उन्हें उसे विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। सर्वप्रथम
कौशल ने बताया कि विद्युत संयोजक या आयनिक आबंधन उस समय बनते हैं जब प्रबल विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच संयोजन होता है। कौशल ने आयनिक आबंधन बनाने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार की बातें बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि विद्युत धनात्मक तत्व का परमाणु अपने बाह्यतम कोश या संयोजी कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु को स्थानांतरित करता है और स्वतः धनावेशित होकर धनायन बनाता है। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण विद्युत ऋणात्मक तत्व का परमाणु अवशोषित हो जाता है तथा ऋणायन बनता है। थर्ड पॉइंट है, विपरीत आवेश युक्त आयन धनायन और ऋणायन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके फलस्वरूप विपरीत आवेश युक्त आयनों के बीच प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन स्थापित हो जाता है।